और आज हम लोग उसी यूनिट में चर्चा करेंगे। अब आप लोग अगर जब चाहिएगा अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, और जब तक इजाज़त दे, बैटरी जी, जी। साथ दे तो कैमरा ऑन रख सकते हैं। आज हम लोग कॉन आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, सीटीबीटी, पीटीबीटी और अदर ट्रीटी, इन सभी पर परिचर्चा करेंगे। और अगर आवाज़ स्पष्ट आ रही है ना मेरी? जी यस सर, सर, जी क्लियर सर। है। क्लियर है। और अगर समय इजाज़त देगा तो हम लोग चैलेंज नेशनल सिक्योरिटी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में भी संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको हम सभी परमाणु अप्रसार संधि भी कहते हैं। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में चर्चा करने से पहले परमाणु अप्रसार है क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। और इसके बाद हमारी जो चर्चा होगी वह डिसआर्मामेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल की तरफ जाएगी, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी समझ लें क्या है। परमाणु अप्रसार संधि, जिसको हम सभी संक्षिप्त रूप में एनपीटी के नाम से संबोधित करते हैं, और एनपीटी काफ़ी चर्चित शब्द है और इसी का फुल फॉर्म नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। तो परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना प्रारंभ हो गए थे, और जो इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में देखी जाए तो वो 190 के आसपास हो गई है। अब परमाणु अप्रसार है क्या? परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु अप्रसार, तो संक्षिप्त रूप में परमाणु अप्रसार पर चर्चा करेंगे। परमाणु अप्रसार परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को खत्म करने और परमाणु हथियारों के मौजूद भंडार को कम करने का प्रयास है। परमाणु हथियार वाले राष्ट्र और उनके सहयोगी नहीं चाहते हैं कि कोई अन्य राष्ट्र और उनके सहयोगी प्रौद्योगिकी प्राप्त करे, और जो इन राष्ट्रों द्वारा धमकी दी गई या अन्यथा शत्रुतापूर्ण है, वे अक्सर इसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसी बीच दुनिया भर में शांतिपूर्ण या लोग चाहते हैं कि किसी के पास परमाणु हथियार ना हो। अब हम परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी या सीटीबीटी पर चर्चा करने से पूर्व यह जानने का प्रयास करेंगे कि परमाणु अप्रसार संधि में जो दो परिकल्पनाएं विश्व में की जाती हैं, यह बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो विश्व के सभी विकसित और विकासशील देश यह परिकल्पना करते हैं कि विश्व में अनादि शांति हो, चारों तरफ चौमुखी विकास हो, और दूसरी तरफ सभी विश्व के ऐसी महाशक्तियां हैं जिनका कहा जाए जीविकोपार्जन का साधन, जिसमें अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जितने भी राष्ट्र हैं, आप लाइन से नाम लेते चले जाएं। शायद ये सुबह उठकर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चले, क्योंकि इनकी आजीविका का मूल स्रोत हथियार व्यापार ही है। इसलिए अगर ये जब किसी शांति स्थापित करने के मंच पर आते हैं तो इनकी जो मुखौटा होता है वो बिल्कुल इस प्रकार का होता है कि हम सभी मिलकर यह चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, कहीं भी कहीं भय का साम्राज्य ना हो।
लेकिन जब व्यवसाय की बात आती है तो वहाँ पर ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि चौमुखी शांति हो कि ना हो, ये कहना बड़ा दुष्कर विषय हो जाता है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप का निर्धारण करते समय हम नए राज्यों के उदय, उपनिवेशवाद की समाप्ति, जनमत के बढ़ते हुए महत्व और नए शस्त्रों के विनाश को मुख्य आधार के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में प्रयुक्त सामूहिक विनाश के हथियारों ने वैश्विक समाज को शांति की रक्षा की चुनौतियों एवं अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में और अधिक निष्ठा से सोचने तथा विचार करने के लिए भी विवश कर दिया। अब निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण आज विश्व में इन्हीं दो बिंदुओं पर जितनी भी संधियां होती हैं, एनपीटी हो, सीटीपीटी हो, सॉल्ट हो, अभी हम सभी पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे कि कौन सी संधि किस आधार पर हुई और क्यों हुई। उससे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि निशस्त्रीकरण क्या है और शस्त्र नियंत्रण क्या है। तो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण में बहुत हेयरलाइन का अंतर है। दोनों की मूल भावना एक ही कहती है कि विश्व में शांति स्थापित हो और शस्त्रों की आवश्यकता ना पड़े। तो इसको इस प्रकार हम उद्घट करेंगे कि प्राथमिक रूप से निशस्त्रीकरण विद्यमान आयुधों को समाप्त करने या नष्ट करने की बात करता है। निशस्त्रीकरण के समर्थकों का कहना है कि मानव समाज को विनाश एवं शस्त्रों की समाप्ति के मध्य किसी एक का चुनाव करना होगा। यदि वह शस्त्रों को नहीं छोड़ते हैं तो विनाश का सामना करने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। उनका कहना है कि निशस्त्रीकरण विश्व समुदाय की आवश्यकता है, इसका कोई विकल्प नहीं है। शस्त्र नियंत्रण भविष्य में आयुधों के उत्पादन, भंडारण तथा उपयोग की संभावना को कम करता है। इस तरह इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में स्ट्रैटेजिक स्थायित्व बनाए रखना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण का कार्य जहां से समाप्त होता है, वहीं से शस्त्र नियंत्रण प्रारंभ होता है। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के मध्य भेद आदर्श एवं यथार्थ के स्तर पर भी निशस्त्रीकरण की यह मूल्य मान्यता है कि युद्ध का कारण शस्त्र है, अतः इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जटिल स्वरूप को देखते हुए यह कोरा आदर्श प्रतीत होता है, जो वास्तविकता से कोसों दूर है। इसके विपरीत शस्त्र नियंत्रण में हमें वास्तविकता के दर्शन होते हैं। यह वास्तविक राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। यह स्वीकार करता है कि संघर्ष की प्रवृत्ति से पार पाना संभव नहीं है, परंतु संघर्ष में होने वाले खतरों की तीव्रता तथा नुकसान को कम किया जा सकता है। साहित्यिक अर्थों में कहा गया है कि निशस्त्रीकरण एक सन्यासी जैसे होने की बात है, जहाँ कोई व्यक्ति अपना सब कुछ दान कर दे और यह स्थिति राष्ट्र राज्यों के लिए किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जबकि शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत आपसे उतना ही दान करने के लिए कहा जाता है जो आपकी सुरक्षा की आवश्यकता से ज़्यादा हो, परंतु सुरक्षा कितने से होगी, यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है। आज विश्व परिदृश्य में जब हम चारों ओर देखते हैं, तो निशस्त्रीकरण यह परिलक्षित करता है कि आपके पास जितने आयुध हैं, उन आयुधों में आप कम करिए, इनको समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से जितना हो, लेकिन शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि कितने कम से कम आयुध आप द्वारा निर्मित किए जाएँ। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण के मध्य एक अंतर लक्ष्य एवं उद्देश्य के स्तर पर भी है। हम जानते हैं कि लक्ष्य अल्पकालिक एवं उद्देश्य दीर्घकालिक होते हैं। इस प्रकार शस्त्र नियंत्रण अल्पकालिक एवं निशस्त्रीकरण दीर्घकालिक विचारों का परिणाम है। वास्तव में शस्त्र नियंत्रण सीढ़ी है और निशस्त्रीकरण वह छत है जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का आदर्श स्थापित होता है। निशस्त्रीकरण एक पक्षी भी हो सकता है, अर्थात कोई भी राष्ट्र राज्य यह घोषणा कर सकता है कि वह अपने अमुक प्रकार के हथियार को समाप्त कर रहा है। इसके लिए उसे किसी अन्य शक्ति से
ऐसा करने की कोई अपेक्षा नहीं हो, ऐसा हो सकता है, जबकि शस्त्र नियंत्रण पारस्परिक होता है या 2 से अधिक राष्ट्रों अथवा शक्ति समूहों के मध्य होता है। शस्त्र नियंत्रण एवं निशस्त्रीकरण के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए बीबी डाइक ने एक स्थान पर लिखा है कि शस्त्र नियंत्रण सकारात्मक प्रकार के उन उपायों की ओर संकेत करता है जो शांति स्थापना के उद्देश्य से सोच समझकर दृढ़ निश्चय द्वारा अपनाए गए हैं, जबकि निशस्त्रीकरण नकारात्मक तथा प्रतिबंधित प्रकार के उन उपायों की ओर संकेत करता है। निशस्त्रीकरण सैन्य शक्ति अथवा क्षमता में कटौती करने की व्यवस्था है। इसमें सैनिकों की संख्या से लेकर सैन्य साज सामान, सैनिक अड्डे, सैन्य बजट इत्यादि सभी में कटौती या बहिष्कार को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर शस्त्र नियंत्रण एक बहुपक्षीय सहकारी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें शस्त्रों के प्रकार तथा मात्रा में शांतिपूर्ण अथवा तनावपूर्ण परिस्थितियों के हिसाब से सैन्य क्षमता में सैन्य क्षमता में कमी की बात की जाती है। सामान्यतः निशस्त्रीकरण सैन्य शक्ति अथवा क्षमता में कटौती करने की व्यवस्था ही है और शस्त्र नियंत्रण एक बहुपक्षीय सहकारी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें शस्त्रों के प्रकार तथा मात्रा में शांतिपूर्ण अथवा तनावपूर्ण परिस्थितियों के हिसाब से सैन्य क्षमता में कमी या वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निशस्त्रीकरण के द्वारा जहां किसी राष्ट्र की युद्ध क्षमता को नियंत्रित किया जाता है, वहीं शस्त्र नियंत्रण के द्वारा शस्त्र दौड़ अथवा राष्ट्रों के मध्य शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण को अगर तार्किक रूप से अवलोकित किया जाए, तो हम पाते हैं कि निशस्त्रीकरण को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था का एक साधन माना जाता है। निशस्त्रीकरण का दृष्टिकोण इस आधार पर टिका हुआ है कि युद्ध एकमात्र प्रत्यक्ष कारण आयुधों एवं शस्त्रों का अस्तित्व है। निशस्त्रीकरण के समर्थकों का यह मानना है कि शस्त्रों के कारण न केवल भौतिक रूप से बल्कि राजनैतिक दृष्टि से भी युद्ध न केवल संभव होता है, बल्कि युद्ध के न होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके समर्थन में विश्व राजनीतिज्ञ, विश्व सैन्यविद यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हथियारों की उपस्थिति से ही मनुष्य पर अनुचित बोझ बढ़ जाता है। असाधारण सैन्य शक्ति धारण करने वाले राष्ट्र अंत में आत्मसंयम खो देते हैं। इसका उदाहरण रसिया और यूक्रेन के युद्ध में हमें दृष्टिगत होता है। इस प्रकार निशस्त्रीकरण के सिद्धांत के लिए यह तर्क मूल है कि हथियारों की होड़ से युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। आयुधों का विशाल भंडार और सैनिक संस्थानों की शक्तिशाली स्थिति युद्ध की संभावना को बढ़ा देती है। इसका कारण यह है कि आयुधों की त्वरित सुलभता से युद्धों के माध्यम से राजनीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना बड़ा आसान प्रतीत होने लगता है। आइनेस क्लॉड ने एक स्थान पर यह उक्ति प्रस्तुत की है कि राष्ट्र नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलोभन हो जाता है। राष्ट्र के नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलोभन हो जाता है, जो वर्तमान परिवेश में दृष्टिगत हो रहा है। इस तरह निशस्त्रीकरण के समर्थक सैनिक कारकों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्धारक एवं महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। इस विचार के समर्थकों का यह भी मानना है कि राजनीतिक तनाव को कम अथवा समाप्त करने की दिशा में यह पहला कदम होना चाहिए कि शस्त्रों की होड़ रोकी जाए। राष्ट्रीय आयुधों की समाप्ति या प्रतिस्पर्धा सैनिक विकास को रोके जाने से ही मानव जाति के लिए कोई नई आशा हो सकती है। निशस्त्रीकरण की अवधारणा यह भी मानकर चलती है कि यदि एक बार राष्ट्रों में निशस्त्रीकरण पर सहमति हो जाए, तो शांति एवं सुरक्षा स्वतः ही कायम हो जाएगी। सैनिक कारकों के बाद निशस्त्रीकरण के पक्ष में दिया जाने वाला दूसरा पक्ष आर्थिक है, जो है इस मान्यता पर बहुत बल देता है कि निशस्त्रीकरण से बहुत सारे आर्थिक
साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें युद्ध के विध्वंसक कार्यों के बजाय राष्ट्र निर्माण के रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। यह तर्क यह भी मानता है कि युद्ध की तैयारी के क्रम में राष्ट्र आयुधों के निर्माण, प्रौद्योगिकी के विकास, सैन्य संचालन इत्यादि में काफी अधिक धन व्यय करता है। पुनः युद्ध के बाद हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी काफी धन पुनः निर्माण कार्य में व्यय होता है। अतः यदि निशस्त्रीकरण द्वारा युद्ध को रोक दिया जाए तो इससे काफी धन की बचत होगी और यह धन देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा अन्य सुविधा प्राप्त करने की दिशा में सहायक होगा। कुल मिलाकर निशस्त्रीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि इस दिशा में जितना व्यय होता है, वह धन विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं बल्कि विकसित देश अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्थिति में बेहतर होंगे। इस प्रकार निशस्त्रीकरण के पक्ष में दिया जाने वाला यह आर्थिक तंत्र इसकी आशा करता है कि निशस्त्रीकरण मानव जाति की व्यापक भलाई के कार्य में सहयोग कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि यह तर्क निशस्त्रीकरण और विदेशी सहायता के मध्य भी एक संपर्क सूत्र जोड़ देता है। निशस्त्रीकरण के पक्ष में दिया जाने वाला अगला तर्क नैतिक है विश्व पटल पर। इस तर्क के समर्थकों का यह कहना है कि आयुधों को रखने का अर्थ युद्ध को मूक स्वीकृति प्रदान करना है और इस तरह की कोई भी सहमति युद्ध को बल प्रदान करती है। इस तरह निशस्त्रीकरण का नैतिक पक्ष आयुधों के उपयोग पर ही नहीं बल्कि उसके पास अपने पास रखने अर्थात आयुधों के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह पूर्ण रूप से लगाता है। इसके समर्थकों का यह भी कहना है कि यदि किसी देश के पास हथियार हैं, तो वह इसका उपयोग न करे यह संभव ही नहीं है। इस तर्क का मूल भाव यह है कि हथियारों के होने मात्र से राष्ट्रीय नीतियों के भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और राष्ट्र के युद्ध में संलग्न होने की संभावना बनी रहती है, जो नैतिक दृष्टि से गलत है। निशस्त्रीकरण का नैतिक तर्क यह भी मानकर चलता है कि नैतिक भावनाओं की प्रेरणा से किया जाने वाला निशस्त्रीकरण भविष्य में अवश्य पूर्ण होगा। आंशिक नहीं अर्थात इसमें आयुधों की कटौती या कमी करने के बजाय उनका अस्तित्व समाप्त किया जाएगा। साथ ही जो कोई भी युद्ध को अनुचित मानता है, उसे इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अन्य देश इस दिशा में क्या कर सकते हैं। उसे एकपक्षीय निशस्त्रीकरण का निर्माण करते हुए अपने सभी आयुधों को समाप्त करना चाहिए। नैतिक पक्ष इस बात पर भी जोर देता है कि जब आत्मा सर्वोच्च वस्तु है, तब बड़े पैमाने पर हत्याएं करना किसी की तरह से अनुचित है। विशेषकर परमाणु आयुधों के संदर्भ में यह पक्ष बहुत ही विश्व पटल पर तार्किक प्रतीत होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि यह केवल आर्थिक व्यय साध्य है, बल्कि ज़्यादा विनाशक भी है। अतः ऐसे खतरों से निपटने का एकमात्र वैकल्पिक स्रोत निशस्त्रीकरण ही है। निशस्त्रीकरण के पक्ष में यह 3 तर्क हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। पहला यह कि निशस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होती है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायक होता है। दूसरा यह कि इससे आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है और तीसरा यह कि निशस्त्रीकरण से नैतिक उद्देश्यों का पोषण होता है। वास्तव में निशस्त्रीकरण का एकमात्र प्राथमिक आधार युद्ध से बचने की चिंता ही है, क्योंकि मानव का अस्तित्व रक्षा के बिना ना तो आर्थिक समृद्धि का कोई औचित्य रह जाता है और ना ही नैतिक या मानवीय मूल्यों की उपलब्धि का। वास्तव में परमाणु युग में शांति अपने आप में सबसे बड़ा नैतिक मूल्य। निशस्त्रीकरण के तीनों तर्क इस दिशा में संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। अब निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के बारे में हम लोगों ने 3 बिंदुओं के अंतर्गत परिचर्चा की।
इसमें सभी राष्ट्रों ने अपनी-अपनी सुरक्षा के हितार्थ हथियार बनाने जारी रखे। अनादिकाल से पृथ्वी पर संघर्ष और शांति का दौर चला आ रहा है। तो शब्दावलियों में हम चाहे जितनी चिंता व्यक्त करें, लेकिन सुरक्षा सुरक्षा की बात जहाँ पर आती है, वहाँ पर ये सब बातें निर्मूल साबित हुईं। लेकिन जब हथियारों की होड़ विश्व पटल पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो विश्व के सभी देशों ने मिलकर पारस्परिक या विचार-विमर्श किया कि अब कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे यह होड़ रुके। क्योंकि ठीक है, हम राष्ट्रों के बहुत सारे राष्ट्रों के आय का स्रोत हथियारों का निर्माण है, लेकिन कभी-कभी जब सामने वाले के पास अपने सामर्थ्य से ज़्यादा शक्ति आने लगती है, तो चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। तो यह जो प्रयास प्रारंभ हुए विश्व पटल पर शस्त्रों की होड़ को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा के अंतर्गत, उसमें संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग निर्मित हुआ। वर्ष 1952 में गठित यह आयोग परमाणु ऊर्जा आयोग एवं परंपरागत आयुध आयोग को समाप्त करने के बाद स्थापित किया गया। इस परंपरागत एवं परमाणु दोनों प्रकार के आयुधों के विनिमय हेतु मसौदा तैयार करने का इस आयोग को दायित्व सौंपा गया था। निशस्त्रीकरण आयोग से यह अपेक्षित था कि यह सभी सशस्त्र सेनाओं तथा आयुधों में कटौती तथा सीमा निर्धारण के साथ संतुलन स्थापित करने का कार्य करे, जिससे जनसंहार के बड़े हथियार को समाप्त किया जा सके तथा परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाए और परमाणु ऊर्जा पर कारगर नियंत्रण लगाकर परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाई जाए। इसके सभी सदस्यों में वे ही राज्य थे जो परमाणु ऊर्जा आयोग में सम्मिलित थे। शांति के लिए परमाणु योजना, जब परमाणु बम अस्तित्व में आना शुरू हुए, तो उस समय जो विकसित राष्ट्र थे, उनके माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक हो गई कि हमारे पास तो है, सामने के पास आ गया तो बड़ा ही कठिन है। तो उन्होंने एक अवधारणा पैदा की कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में किया जाए। परमाणु ऊर्जा बनाई जाए, लेकिन इसका काम वेपन्स बनाने की जगह इसका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में किया जाए। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आइज़नहावर ने वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संपन्न राष्ट्र की इच्छा की गई। यह अपेक्षा की गई, मेरी आवाज सभी को आ रही है? जी जी जी। यह अपेक्षा की गई कि वे विखंडनीय पदार्थों के संयुक्त दान से एक कोष का गठन करें और इस योजना में सम्मिलित होने को तैयार हों। इसके लिए उन्होंने सभी राज्यों से परमाणु एवं जनसंहार के आयुधों के बिना शर्त प्रयोग करने की अनिवार्यता जोड़ दी। इसलिए अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर वार्ता आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप यह योजना कितनी सफल हुई, आज यह विश्व पटल पर हर रूप में परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 1953 से अगर 62 का कार्यकाल हम अवलोकित करें, तो हम पाते हैं कि इस कालखंड में निशस्त्रीकरण की दिशा में बहुत सारे प्रयास शुरू किए गए, जो आगे अभी हम चर्चा करेंगे तमाम तरह की संधियों के रूप में परिलक्षित हुए। परंतु शीत युद्धकालीन परस्पर आरोप प्रत्यारोप एवं अविश्वास के वातावरण में ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई। इनमें से एक फ्रेंच ब्रिटिश योजना थी, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि परमाणु शस्त्र युक्त सभी राज्य केवल प्रतिरक्षा हेतु इन आयुधों का प्रयोग करेंगे
तथा अन्य किसी भी परिस्थिति में इनके प्रयोग का तिरस्कार करना सुरक्षित करें। परंतु सोवियत संघ ने प्रारंभ में यह कहते हुए इस योजना को अस्वीकार कर दिया कि आक्रमण के लिए कोई सर्वसम्मत परिभाषा तय नहीं है। परंतु आगे चलकर सोवियत संघ ने इस योजना पर विचार करने हेतु अपनी सहमति दे दी। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के 9वें अधिवेशन में सर्वसम्मत से एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन बुलाने का उस समय तत्काल निर्णय लिया गया। निशस्त्रीकरण की दिशा में सोवियत संघ ने वर्ष 1955 में अपने 3 सूत्री कार्यक्रम विश्व पटल पर प्रस्तुत किए, जिसमें राज्यों के मध्य आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने तथा सामान्य एवं आंशिक निशस्त्रीकरण दोनों के मध्य प्रयास करने का एक संदेश शामिल था, परंतु यह योजनाएं सभी को स्वीकार नहीं हो पाई। इन सब के मध्य वर्ष 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार करते हुए 8 अन्य देश वर्मा, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, मैक्सिको, स्वीडन, नाइजीरिया एवं अरब गणराज्यों को इसमें शामिल कर लिया। इस प्रकार आयोग के सदस्यों की संख्या उस समय 18 हो गई थी। वर्ष 1969 इसमें और विस्तार करते हुए सदस्यों की संख्या 26 कर दी गई। इसके बाद आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि अस्तित्व में आई। लंबी निशस्त्रीकरण वार्ताओं की लंबी निशस्त्रीकरण वार्ताओं के असफलताओं के मध्य उत्पन्न हुए क्यूबा मिसाइल संकट ने राज्यों को इस ओर सोचने के लिए बाध्य कर दिया कि यदि परमाणु आयुधों पर नियंत्रण हेतु ये किसी सामूहिक निर्णय पर नहीं पहुंचे तो भविष्य में होने वाले संघर्ष का परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। इस पृष्ठभूमि में वर्ष 1963 में एक समिति समझौता हुआ, जिसका आधार अमेरिका, ब्रिटिश, सोवियत संधि थी, जिसमें परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की बात की गई थी। 3 प्रधान शक्तियों के बाद भारत इस पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम देशों में से एक था। संधि की जो प्रस्तावना में 3 महाशक्तियों ने उस समय यह घोषित किया कि इसका प्रधान लक्ष्य कठोर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य एवं पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए एक सामूहिक निर्णय पर पहुंचेगा। संधि का मूल पक्ष उस समय यह भी था कि प्रत्येक पक्षकार कोई भी परमाणु अस्त्र परीक्षण या विस्फोट अथवा कोई अन्य परमाणु विस्फोट अपने अधिकार वाले नियंत्रण के क्षेत्र में बंद करने, रोकने या न करने के लिए वचनबद्ध हो। अब परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जो हमारे मूल इस पार्ट का हिस्सा है, इसमें 18 सदस्यीय राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण समिति में हुए दीर्घकालीन संधि वार्ताओं और विभिन्न स्तरों पर लंबे वाद विवाद के बाद एक अप्रसार संधि का प्रारूप मार्च 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया गया। 2 वर्ष बाद सन 1970 में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पूर्व सोवियत संघ सहित 40 देशों का समर्थन मिलने पर यह संधि लागू कर दी गई। एक विस्तृत प्रस्तावना 11 अनुच्छेद वाली उस समय ड्राफ्ट की गई एनपीटी के लिए। उसकी जो प्रमुख शर्तें थी वो निम्न प्रकार थी। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु शस्त्र निर्मित करने हेतु किसी प्रकार का सहयोग एवं सहायता नहीं करेगा। दूसरा जो इसका प्रमुख क्लॉज था वो यह था कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देश परमाणु शक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। तीसरा जो 11 बिंदुओं में इसका महत्वपूर्ण क्लॉज था वह यह था कि परमाणु
शस्त्रों पर सभी प्रकार के परीक्षणों पर तत्काल रोक लगा दी जाए। चौथा इसका जो महत्वपूर्ण क्लास था वह यह था कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र शांतिपूर्ण कार्यों तथा परमाणु ऊर्जा के विकास हेतु कार्य कर सकते हैं। इसका जो 11 में जो पांचवा महत्वपूर्ण क्लास था वह यह था कि नाभिकीय शस्त्र संपन्न राष्ट्र पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे नाभिकीय शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने एवं अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य एवं पूर्ण निशस्त्रीकरण हेतु प्रभावशाली ढंग से प्रयास करेंगे। संधि की प्रस्तावना का जब अवलोकन किया जाता है तो पाते हैं कि संधि की प्रस्तावना में संधि की शर्तों को लागू करने की प्रक्रिया का वर्णन भी विस्तार से किया गया था, जिसमें 5 वर्षों के अंतराल के बाद संधि की नियमित समीक्षा तथा 25 वर्षों बाद संधि को आगे बढ़ाने की क्रियाविधि भी सम्मिलित थी। संधि को आगे बढ़ाने हेतु 3 प्रकार के प्रावधान किए गए। पहला था कि अनिश्चित काल के लिए संधि का विस्तार या एक निश्चित समय के लिए विस्तार अथवा एक निश्चित काल से आगे के लिए विस्तार, परंतु इसमें से किसी भी विकल्प के लिए मतदान को अनिवार्य कर दिया गया था। संधि में यह भी प्रावधान किया गया कि संधि पर हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यदि किसी कारण से संधि से पृथक होना चाहते हैं तो इससे स्वयं को पृथक कर सकते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पहले उत्तर कोरिया और बाद में ईरान ने स्वयं को इस संधि से अलग कर लिया। भारत प्रारंभ से ही इस संधि के विरुद्ध रहा है। इसके लिए उसके 2 प्रमुख तर्क थे भारत के। पहला तर्क ये था कि यह संधि पक्षपातपूर्ण है। पक्षपातपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को तो अपनी परमाणु क्षमता को बनाए रखने और विकास करने की अनुमति प्रदान करती है, जबकि परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों पर इसके लिए रोक लगाती है। इससे विश्व व्यवस्था में परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का प्रभुत्व कायम होगा। दूसरा जो भारत का विरोध था परमाणु प्रसार संधि को लेकर वह यह था कि संधि में परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई। अब देखिए जहां से एनपीटी प्रारंभ होता है वहीं से कितनी बड़ी पार्शलिटी की भावना उत्पन्न हो गई कि मेरे पास तो जो कुछ है उसका हम विकास करेंगे और जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ भी नहीं बनाएगा। अब इसी क्रम में हम दूसरी संधि, क्योंकि संधियों के बहुत से हम प्रमुख संधियों की यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें आगे जो सबसे संधि ज़्यादा चर्चा में आई सीटीबीटी। सीटीबीटी पे चर्चा करने से पूर्व कुछ और संधियों पर चर्चा कर ली जाए, जिसमें दूसरी संधि थी आपकी साल्ट 1 स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी के नाम से इस संधि को हम लोग जानते हैं। इसमें जो प्रमुख बात उभर कर आई थी वह इस प्रकार थी साल्ट 1 में। साल्ट 1 का जो कालखंड है वो सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आपसी शस्त्र नियंत्रण के वास्तविक उपाय वर्ष 1979 से प्रारंभ हुए। तनाव शैथिल्य के इस काल में पहले हेलेंस्की एवं बाद में वियना में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य सामरिक हथियारों के आपसी स्तर को नियंत्रित करने के लिए बातचीत प्रारंभ हुई। वो जो बातचीत प्रारंभ हुई उसे ही सामरिक शस्त्र प्रतिबंध वार्ता कहा गया। मई 1972 में राष्ट्रपति निक्सन की मॉस्को यात्रा के समय दोनों पक्षों के मध्य बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र पर रोक लगाने का एक समझौता हुआ। वास्तव में इन समझौतों के पीछे सोवियत संघ एवं अमेरिका दोनों का मूल स्वार्थ यह था कि उनकी आपसी शस्त्र होड़ पर होने वाला अनावश्यक व्यय रोका जाए। सामरिक शस्त्र प्रतिबंध वार्ता के द्वितीय समझौते के अंतर्गत यानी साल्ट 1 हुआ, फिर साल्ट 2 भी इसके बाद हुआ। तो जो साल्ट 2 हुआ
उसके अंतर्गत प्राथमिक लक्ष्य जो रखा गया एक दीर्घकालीन व्यापक संधि पर पहुंचना था, जिससे आक्रामक शस्त्र प्रणालियों पर व्यापक परिसीमन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस संधि के माध्यम से सामरिक शस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों की संख्या और प्रकारों पर रोक लगाने का प्रावधान में किया गया। संधि के अंतर्गत दोनों देशों ने यह तय किया कि अपने प्रक्षेपास्त्रों की संख्या में कटौती कर इसे वर्ष 1961 के स्तर पर लाया जाए। मतलब समापन की बात नहीं की गई, कहा गया कि संख्या बढ़ गई है, इसको घटा के घटाया जाए, मतलब समाप्ति की बात, शांति की कहीं परिकल्पना नहीं थी। और कटौती का स्तर नॉमिनल रखा गया। साथ ही दोनों देशों ने यह भी तय किया कि भविष्य में शस्त्रों के परिसीमन के लिए वे वार्ता जारी रखेंगे। यह साल्ट 1 और साल्ट 2 की परिकल्पना थी, जो शस्त्र नियंत्रण या निशस्त्रीकरण जो भी कह लें आप, उसके अंतर्गत ये दूसरी वार्ता हुई। फिर MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यह भी निशस्त्रीकरण के अंतर्गत एक प्रयास का प्रकार रहा। वर्ष 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एवं ग्रेट ब्रिटेन, तत्कालीन कहे जाने वाले ग्रेट ब्रिटेन के मध्य, तत्कालीन मैंने इसलिए कहा कि आज विश्व पटल पर ब्रिटेन की क्या हालत है, आप सभी के संज्ञान में है। ग्रेट ब्रिटेन, तत्कालीन ग्रेट ब्रिटेन के मध्य संपादित इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मानव रहित वाहक तंत्र के विस्तार पर रोक लगाना था। इसके तहत ऐसे परमाणु तथा अन्य घातक हथियार वाहक तंत्र को अन्य देशों के निर्यात पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया, जो 500 किलोग्राम हथियार और 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता का हो। इसकी जो लिमिटेशन तय की गई कि 500 किलोग्राम हथियार और 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता के हथियार पर रोक लगाने की बात हुई। 1 जुलाई 1992 में ओस्लो में आयोजित सम्मेलन में इसका विस्तार करके इसमें सभी घातक हथियारों को ले जाने में सक्षम मानव रहित हवाई वाहनों को भी शामिल किया गया। वर्तमान में इस संधि में इजराइल सहित 34 देश सम्मिलित हैं। 1994 में इस संधि को और प्रभावशाली बनाने के लिए सदस्य देशों ने नो अंडरकट पॉलिसी को सम्मिलित किया। इसके दिशा निर्देश के तहत अगर कोई सदस्य देश किसी अन्य देश को कोई तकनीक हस्तांतरित करने से इनकार करता है, तो अन्य देश इस निर्णय का पालन करेंगे, उस पर कोई भी दबाव नहीं डालेंगे। वर्ष 2002 में MTCR संधि में इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन ICOC नामक पूरक संधि, ICOC को ही शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, नामक पूरक संधि को भी शामिल किया गया। इस संधि को हैंग कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जाना जाता है तथा इसमें ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल के विस्तार एवं हस्तांतरण पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया, जो घातक हथियारों को ले जाने में सक्षम। इसी क्रम में एक संधि और जब अवलोकन की जाती है विश्व पटल पर, INF संधि के नाम से उसको जानते हैं, जिसका पूरा नाम मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि कहलाई और शॉर्ट फॉर्म में इसको INF कहा गया। निशस्त्रीकरण के दिशा में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकत्रित हथियारों को समाप्त करने के विषय में यह प्रथम संधि थी। इससे पूर्व जो भी समझौते हुए थे, वे भविष्य के हथियारों के उत्पादन पर नियंत्रण लगाने, भविष्य के हथियारों पर नियंत्रण लगाने एवं भविष्य के हथियारों पर नियंत्रण लगाने एवं उनकी जो गतिविधियां हैं और विश्व को परमाणु युद्ध के भय से मुक्त करने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति
एवं सुरक्षा कायम करने हेतु यूरोप में तैनात मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों को विश्व पटल पर समाप्त करना था। सोवियत संघ के तत्कालीन महासचिव मिखाइल गोर्बाचोव, जिनके कारण रसिया अस्तित्व में आया, आपने इनका नाम सुना होगा, राष्ट्राध्यक्ष का मिखाइल गोर्बाचोव, वो उस समय सोवियत संघ के महासचिव थे। उन्होंने सन 1987 में जिनेवा में सन 1987 में जिनेवा में इस समझौते पर सोवियत संघ की तरफ से हस्ताक्षर किए थे, और जिसमें दोनों महाशक्तियों के बीच यह तय हुआ था कि 500 से यानी 500 से 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले परमाणु प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने पर सहमति बनी थी सोवियत संघ, अमेरिका, अन्य राष्ट्रों के मध्य। इस तरह दोनों राष्ट्र अपने परमाणु क्षमता का लगभग 4% प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने पर सहमत हो गए। इसी क्रम में एक संधि और परिलक्षित होती है, जिसका नाम है, हम लोग जानते हैं, परमाणु परीक्षण निषेध संधि 1963। इसे अब तक लगभग 110 राष्ट्रों की स्वीकृति विश्व पटल पर मिल चुकी है। भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में रहा है, जबकि फ्रांस और चीन ने इस संधि का विरोध किया है। इस संधि में यह स्वीकार किया गया है कि परमाणु परीक्षण वातावरण को दूषित करते हैं, अतः इस संधि के अनुसार वायु या पानी में परमाणु परीक्षण निषिद्ध है। इसमें भूमिगत परीक्षणों की मनाही नहीं है। यह शस्त्र नियंत्रण की दिशा में सही कदम था, किंतु इसमें भूमिगत परीक्षणों को दी गई अनुमति इसे सफलता के कगार पर नहीं पहुंचा सकी। इसी क्रम में जो एक और संधि का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, जिसे वाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के नाम से जाना जाता है। यह परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण की दिशा में एक रचनात्मक संधि है। इस संधि के अंतर्गत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ने बाह्य आकाश में न्यूक्लियर शस्त्रों को भेजा जाना निषिद्ध माना था। इसमें बाह्य आकाश का प्रयोग वैज्ञानिक शोधों और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किए जाने का प्रावधान है। इसमें यह भी स्वीकार किया गया कि कोई भी राज्य बाह्य अंतरिक्ष के किसी भी मार्ग पर किसी भी मार्ग पर राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का दावा नहीं करेगा, तथा चंद्रमा और खगोलीय पिंडों पर सैनिक अड्डे स्थापित नहीं किए जाएंगे। वैसे विश्व को दिखाने के लिए अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के समझौते जो किए जा रहे हैं, किंतु अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को वास्तविक लक्ष्य अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी है। एक तरफ विश्व के सामंतशाली देश अंतरिक्ष युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरह इस तरह की संधियां भी परिलक्षित की गई। इसी क्रम में परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि का भी जिक्र करना यहाँ नितांत आवश्यक है। यह संधि 1968 में हुई। इसके जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे परमाणु शस्त्र प्रसार निषेध संधि के, उसके प्रमुख पॉइंट थे कि परमाणु शस्त्र संपन्न किसी राष्ट्र को परमाणु अस्त्र प्राप्त कराने में सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। दूसरा था कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र परमाणु शक्ति के विकास का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न तथा भारत की शत्रु चीन से इसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई। भारत ने इस संधि का बहिष्कार किया था। सन 1971 में नाभिकीय मुक्त समुद्र तल संधि हुई। इसका कालखंड था 11 जनवरी 1971।
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार समुद्र तल और महासमुद्र तल पर न्यूक्लियर शस्त्रों और भयानक विनाश के अन्य परमाणु अस्त्र नहीं बिछाए जाएंगे। हम लोगों ने साल्ट वन, साल्ट टू पर प्रारंभिक दौर पे चर्चा की। अब सीटीबीटी, जब हम लोग सीटीबीटी की चर्चा करते हैं, अभी बहुत सारे संधियों का जिक्र हुआ, आगे भी दो संधियों का जिक्र होगा, समझौतों का जिक्र होगा। वाशिंगटन शिखर सम्मेलन 1967 और पेरिस समझौते का आगे हम जिक्र करेंगे। उससे पहले समग्र परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी बहुत चर्चा में रही थी उस समय। ये सीटीबीटी था क्या, इस पर हम लोग परिचर्चा करते हैं। जो सीटीबीटी था वह यह था कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के नाम से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्रमिक रूप से जारी रहने वाली निशस्त्रीकरण की वार्ताओं की अभिप्रेरणा का परिणाम है। इसका प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षणों पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अक्टूबर 1993 में प्रस्तुत किया था। वैसे सही मायनों में इस प्रकार की एक संधि का प्रस्ताव जो था वह सर्वप्रथम भारत ने ही रखा था और यह 1954 में किया था। यह सीटीबीटी में जिस प्रकार की परिकल्पना आई, इसका प्रस्ताव भारत ने सन 1954 में ही कर दिया था। जहां तक इस संधि के विषय में प्रक्रिया के आरंभ होने का प्रश्न है, तो इसका आरंभ वर्ष 1977 में ही सोवियत संघ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटेन के मध्य वार्ता के रूप में हो गया था। 1980 में वर्ष 1980 में जहाँ कालखंड हम देखते हैं कि 1980 में कालखंड जब देखते हैं तो इसे निशस्त्रीकरण समिति को विचार हेतु सौंप दिया गया था। 1980 के कालखंड में ये जो प्रारूप था ये निशस्त्रीकरण समिति को विचार हेतु सौंप दिया गया था। एक लंबे वैचारिक संघर्ष के बाद जो 1996 में एक लंबा वैचारिक संघर्ष हुआ, तो 1996 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया। यद्यपि कई राष्ट्र ने इस संधि के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से उस समय मना कर दिया था, परंतु भारत ने प्रारंभ से ही इसे भेदभावपूर्ण मानते हुए इसे बदलाव की मांग की। यह जो सीटीबीटी थी यह भारत में इस कारण चर्चा हुई कि इसमें भी भेदभावपूर्ण नीतियां थी। वह क्या थी? वह यह थी कि इस संधि के माध्यम से जहां परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अन्य राज्यों को परमाणु शक्ति प्राप्त कर परमाणु क्लब का सदस्य बनाने से रोकने का प्रयोजन कर रहे हैं, वहीं फ्रांस व चीन जैसी महाशक्तियां द्वारा किए जा रहे परीक्षणों की अनदेखा कर मौन स्वीकृति प्रदान करने की प्रवृत्ति दर्शा रहे थे। यह प्रवृत्ति उनके आणविक शक्ति संपन्न राष्ट्रों के प्रति पक्षपात को स्पष्ट करती है। यही नहीं बल्कि अमेरिका अपनी नाभिकीय श्रेष्ठता की महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए केवल विस्फोटक परमाणु परीक्षण पर ही रोक लगाने की बात करता है। यहाँ यह गौर करने वाली बात थी कि विस्फोटक परमाणु परीक्षण विधि को इस संधि से
बाहर रखा गया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति है जिससे गैर विस्फोटक परमाणु परीक्षण तकनीकी का विकास कर लिया है, जीरो टेस्ट का। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षरकर्ता राज्य इस बाध्य के लिए बाध्य होगा कि वे किसी भी प्रकार के नाभिकीय शस्त्र परीक्षण, इसमें जो ये जिसका भारत ने प्रतिरोध किया वह यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अगर हस्ताक्षर कर देगा सीटीबीटी पर, तो वह इस बात के लिए बाध्य हो जाएगा कि वह किसी भी प्रकार के नाभिकीय शस्त्र परीक्षण, विस्फोट या अन्य कोई नाभिकीय विस्फोट नहीं करेगा। साथ ही वे अपने राज्याधिकार या नियंत्रण के अधीन किसी भी स्थान पर ऐसे नाभिकीय विस्फोट पर प्रतिबंध लगाएंगे और उन्हें रोकेंगे। एक तो स्वयं नहीं करेंगे और उनको ये भी जिम्मेदारी दे दी जा रही थी कि आप वॉचमैन की तरह भी काम करेंगे। साथ ही संधि में यह भी प्राविधान किया गया था सीटीबीटी के कि किया गया है कि किसी भी नाभिकीय शस्त्र परीक्षण, विस्फोट या किसी भी प्रकार का नाभिकीय विस्फोट जैसे किसी अन्य राज्य को इस कार्य हेतु प्रोत्साहन या किसी भी प्रकार के सहयोग से दूर रखेंगे। यद्यपि भारत इस संधि के सह प्रस्तावक सदस्यों में सम्मिलित था प्रारंभिक दौर में, परंतु इसके बावजूद उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि जब प्रारंभ में कोई भी ड्राफ्ट अस्तित्व में आता है, कोई भी संधि, इतनी सारी आईएनएफ का जिक्र हुआ, साल्ट वन, साल्ट टू, तो मेरा ये मानना है कि जितनी भी अंकुश लगाने की योजना है वो पवित्र मन से तो जरूर आती हैं, लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं तो उनके व्यू किस प्रकार हो जाते हैं ये विभिन्न संधियों में देखने को मिल रहा है, नहीं तो इतनी संधियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भारत ने जो सीटीबीटी के पक्ष पे जो प्रमुख रूप से तर्क दिए वो निम्न प्रकार हैं आपके। इस संधि में जो भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया तो उसने अपने लॉजिक भी दिए। उसने पहला लॉजिक ये दिया कि इस संधि में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्तमान समय में विद्यमान, यानी भारत ने विश्व की महाशक्तियों को तुरंत टारगेट किया और प्रमुख रूप से उसको चाइना, और चूंकि पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो चुका है, तो उसने दोनों के, क्योंकि भारत को सबसे ज्यादा भय अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है तो चाइना और पाकिस्तान से ही है, तो उसने कहा कि वर्तमान समय में विद्यमान परमाणु आयुधों को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा और विश्व के परमाणु आयुध मुक्त करने की समय सीमा का इसमें उल्लेख नहीं है। पहली बात जो सीटीबीटी में भारत ने कही कि जो आप ये प्रस्ताव ला रहे हैं इसमें आप आगे से नहीं बनाएंगे, ये बात ठीक है, आगे से हमें करने नहीं देंगे, बात ठीक है, लेकिन जो हथियार आप बना चुके हैं वो हथियार आप कब तक समाप्त करेंगे इसकी समयावधि का जिक्र नहीं है। फिर भारत ने अपना दूसरा भय व्यक्त किया सीटीबीटी के लिए कि भारत ने कहा कि हमारे पड़ोसी, जो अभी हमने पूर्व में भी कहा कि उनके पास परमाणु आयुध विद्यमान है, इससे हमारी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। भारत ने तर्क दिया कि हमारे पड़ोसियों के पास परमाणु आयुध विद्यमान है, इसलिए हमको गंभीर खतरा है। ऐसे में इस संधि पर हस्ताक्षर कर भारत अपनी सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। मेरी आवाज सभी को स्पष्ट आ रही है ना? जी सर, जी सर। यह भारत का ये सबसे सीटीबीटी जो था उस समय मतलब बहुत ज्यादा चर्चा में आया था और विश्व के प्रमुख राष्ट्रों का इस पे दबाव था। इसके बाद ही सन 74 के बाद हमारे यहाँ जो परमाणु परीक्षण होने शुरू हुए कि भारत ने उसी दौरान जब सीटीबीटी से अपने को अलग किया, उसके बाद ही भारत एकदम मुक्त हो गया और जो परमाणु परीक्षण बाद में कर पाया पोखरण वगैरह का, वह इस सीटीबीटी से अलग होने के कारण ही वो स्वच्छंद हो पाया। तो तीसरा भारत का यह तर्क था
कि अमेरिका तथा अन्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर भी इस बात की बाध्यता होनी चाहिए कि वे परमाणु शस्त्रों का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इस संधि में ऐसी बाध्यता की अपरिहार्यता अवश्य होनी चाहिए जिससे परमाणु भयादोहन का समापन हो सके। चौथा जो भारत का लॉजिक था सीटीबीटी पर हस्ताक्षर न करने का, वह यह था कि वास्तव में दुनिया से इस महाविनाशक हथियारों का उन्मूलन हो जाना चाहिए, भारत ने कहा। इसलिए यह पूर्ण निशस्त्रीकरण की वकालत करता है। भारत ने कहा ठीक है, जबकि संधि के प्रावधान प्रयोगशाला में परीक्षण को सहमति प्रदान करते। अब आपने चारों बिंदु देखे कि सीटीबीटी पर भारत को किस तरह के ब्लाइंड रूप में विवश किया जा रहा था महाशक्तियों के द्वारा। उसका जो लास्ट पॉइंट है उसमें कितना हास्यास्पद विषय था कि हम प्रयोगशाला में न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, आप नहीं करेंगे। हमारे पास जो अस्त्र बन गए हैं हम उनको कब तक नष्ट नहीं करेंगे, हम आपको नहीं बताएंगे, आप नहीं बनाएंगे। आप स्वयं भी नहीं बनाएंगे, आप वॉचमैन का काम करेंगे। तो कितना बड़ा हास्यास्पद विषय है कि आज एक शिशु को भी जब गलत बात करने से रोका जाता है, तो वो भी आज के मॉडर्न युग में पलट के अगर आप उसी हरकत को करते हुए दिखते हैं, तो इस मॉडर्न युग में वो शिशु भी टोक देता है कि आप तो ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हैं। उस कालखंड में, उस आधुनिक युग में विश्व की महाशक्तियां विकसित देश, विकासशील देशों में और भारत को कितना मूर्ख समझते थे कि जो कुछ हमने लिख दिया खाता ना बही, जो हम कहें सही, इस पर आप साइन कर दीजिए। बड़ी विडंबना थी। भारत में आरंभ से ही व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के विरुद्ध जनाधार भी मजबूत था। भारत के नीति नियंता भी मजबूरी में सहमत हुए, क्योंकि भारत की परिकल्पना भी प्रारंभ में बताया कि भारत भी इस संधि के पक्ष में था कि परमाणु परीक्षण का उपयोग जनसंहार के हथियारों में ना हो, अच्छे कामों में हो। लेकिन जब इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, परंतु 1999 में भारत द्वारा द्वितीय परमाणु परीक्षण तथा प्रयोगशाला में नाभिकीय परीक्षण कर सकने की क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद अमेरिका ने शांतिपूर्ण असैन्य समझौते के परिणाम स्वरूप भारत के नाभिकीय कार्यक्रम को विश्व बिरादरी से मिली मान्यता के बाद जनमत के एक वर्ग का यह मानना है कि भारत को संधि पर हस्ताक्षर करने की दिशा में विचार करना चाहिए। अपने भारत में दो तरह की विचारधाराएं हैं, जिसमें सकारात्मकता का विलोपन हो जाएगा। तो उस समय जब सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने, और सीटीबीटी पर अभी भी सन 14 से पूर्व भी कई बार यह प्रयास किए गए विश्व के महाशक्तियों द्वारा, लेकिन भारत का तर्क एकदम लॉजिकल था। भारत ने कहा कि नहीं, हम इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, और वो इसी का प्रतिफल है कि आज हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं और एक अच्छी दशा में है कुल मिला के। और आज जो पाकिस्तान और चाइना की स्थिति है, अगर हम उस समय की सरकार की इच्छा शक्ति की हम प्रशंसा करेंगे और यहाँ के जनमानस के दबाव की भी प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने इस तरीके राजनीतिक शक्तियों पर अपना अंकुश बनाया, या अपना कहिए कि अ, दबाव बनाया कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं हुए। एक और संधि का बहुत ज्यादा चर्चा होती है जिसे कहते हैं रासायनिक शस्त्र प्रतिबंध संधि। इस संधि को गरीबों के परमाणु बम कहे जाने वाले रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण, उनके प्रयोग पर रोक लगाने वाली इस संधि को वर्ष 1992 में ड्राफ्ट कर दिया गया। जो रासायनिक शस्त्र प्रतिबंध संधि थी, इसका ड्राफ्ट जो था 1992 ईस्वी में ड्राफ्ट हो गया था। वर्ष 1997 में भारत सहित 130 देशों के समर्थन के बाद यह संधि अस्तित्व में आ गई थी। संधि के प्रावधानों के अनुसार, संधि के जो प्रावधान तय किए गए रासायनिक शस्त्र प्रतिबंध संधि के, उसमें अनुसार रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की
समय सीमा के निर्धारण हेतु दिसंबर 2006 में हेग में ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में राज्य पक्षकारों ने स्वयं ही इसकी घोषणा की। इस सम्मेलन में भारत ने यह घोषणा की थी कि अप्रैल 2009, भारत ने जो अपना कालखंड तय किया था, अप्रैल 2009 तक वो अपने सभी रासायनिक हथियारों को पूरी तरह समाप्त कर देगा और उसके उत्पादन की सुविधाएं भी बंद कर देगा। मार्च 2009 में रासायनिक अस्त्रों पर नियंत्रण लगाने वाले संगठनों द्वारा अधिसूचना में अल्बानिया और दक्षिण कोरिया के बाद भारत को रासायनिक हथियारों से मुक्त तीसरे देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जून 1997 में भारत ने अपने रासायनिक शस्त्र भंडार की घोषणा की थी, जिसके अनुसार भारत के पास उस समय विषैला रसायन सल्फर मस्टर्ड का 1044 टन का भंडार था उस समय, इस समय संधि ये हुई थी। इस भंडार में इसमें से उसे केवल 2% को ही नष्ट करना था, लेकिन भारत ने इसको पूर्णतः समाप्त किया। इन तीनों देशों के अतिरिक्त अन्य कई देशों के पास अभी भी रासायनिक हथियार बनाने की क्षमता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास विश्व के कुल भंडार का लगभग 90% आयुध भंडार है। एक और संधि का जिक्र आता, आयोग गठन हुआ था ICNST, नाभिकीय अप्रसार एवं निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया। सितंबर 2008 में जापान एवं ऑस्ट्रेलिया की पहल पर नाभिकीय अप्रसार एवं निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया था, जिसे ICNST के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है। इसका गठन किया गया था। यह नाभिकीय निशस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार एवं नागरिक परमाणु ऊर्जा के भविष्य के स्वरूप के अंतर संबंधी मामलों पर चर्चा का मंच है। जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के अलावा चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नॉर्वे, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य राष्ट्र हैं। 3 अक्टूबर 2009 को दिल्ली में आयोग की दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय बैठक हुई थी। इस सम्मेलन में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका को चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें परमाणु अप्रसार संधि NPT के दायरे से बाहर रहने वाले देशों से हस्ताक्षर करने के लिए अपील की गई। परमाणु निशस्त्रीकरण रिपोर्ट 2009 का भी अवलोकन करना आवश्यक है। इसमें परमाणु अप्रसार एवं निशस्त्रीकरण आयोग, जिसका गठन जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की पहल पर किया गया था, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में परमाणु हथियारों की समाप्ति हेतु विश्व के नीति निर्माताओं हेतु निशस्त्रीकरण का एक व्यवहारिक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने वाले राज्य पक्षकारों को निशस्त्रीकरण हेतु अन्य समानांतर उपायों को अपनाने का सुझाव दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि यह देश असैन्य परमाणु सामग्री का प्रयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे। ऐसा करने पर इन देशों को यूरेनियम तथा अन्य परमाणु सामग्री प्रौद्योगिकी मिलने का मार्ग आसान हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत, पाकिस्तान, इजराइल परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय करने चाहिए जो अप्रसार एवं निशस्त्रीकरण के दायित्व के समतुल्य हो।
रिपोर्ट में यह भी आशा व्यक्त की गई कि वर्ष 2025 तक परमाणु निशस्त्रीकरण के तहत विश्व समुदाय 90% परमाणु हथियारों को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस, जिनके पास विश्व के कुल 23,000 परमाणु हथियारों में से 22,000 परमाणु हथियार एकत्रित हैं, अपने हथियारों की संख्या घटाकर कम से कम करेंगे। अन्य देश परमाणु हथियारों में कोई वृद्धि नहीं। अभी तक हम सभी ने एक और समझौते का यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। पेरिस समझौता हुआ था 19 नवंबर 1990। पेरिस समझौते में नाटो और वार्सा संधि के 34 शासनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त करने का वचन दिया गया, जिस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति मित्रा थे। 200 पृष्ठों की इस संधि में दोनों गुटों के लिए सैनिकों की संख्या निर्धारित की गई है, लेकिन परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या प्रत्येक देशों के लिए जो बनाई गई थी वो मार्के के हिसाब से थी। आर्म्ड पर्सनल कैरियर 30,000 होने चाहिए, आर्टिलरी 20,000, टैंक 20,000, लड़ाकू विमान 6,000 के करीब लड़ाकू हेक्टर, हेलीकॉप्टर को 2,000 के आसपास लाने की बात कही गई थी पेरिस समझौते में। संधि में यह भी प्रावधान था जांच पड़ताल की जो व्यवस्था होगी उसमें कोई भी पक्ष इस संधि के प्रावधानों का उल्लंघन न कर पाए। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा कि इस संधि से यूरोप में आपसी सद्भाव एवं मैत्री की भावना उत्पन्न होगी। यूरोपीय देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी इस पहली शिखर वार्ता में न केवल एक चार्टर को स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्धता को भी दोहराया। मिखाइल गोर्बाचौथ ने कहा कि यूरोप में शीत युद्ध का एक कटु अध्याय समाप्त हो गया है, अतः हम शांतिपूर्ण और स्थिर यूरोप की स्थापना कर सकेंगे। रूस अमेरिका आयुध संधि 1994 में जो प्रमुख बिंदु तय हुए, इस शिखर समझौते में रूस और अमेरिका ने यह तय किया कि दोनों देश 30 मई 1994 के बाद अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का लक्ष्य एक दूसरे को नहीं बनाएंगे। इस समझौते के अंतर्गत यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपने 1800 परमाणु अस्त्र, जो डाटा के हिसाब से मिलता है 1800 के आसपास परमाणु अस्त्र नष्ट करने की सहमति दी थी। श्री येल्सिन ने उस समय कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक के साथ समझौते से शीत युद्ध का अंतिम समस्या हल हो जाएगा। क्लिंटन ने कहा था इससे परमाणु आतंकवाद और परमाणु जासूसी की संभावनाएं कम हो जाएंगी। शिखर वार्ता की समाप्ति के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि रूस और अमेरिका संयुक्त रूप से उन देशों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं, जो परमाणु अप्रसार की व्यवस्था का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। कजाकिस्तान, बेलारूस के अतिरिक्त ईरान, इराक, लीबिया, पाकिस्तान, मिस्र, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका के पास भी परमाणु शक्ति है, यह किसी से नहीं छिपा हुआ है। परमाणु क्लब के सदस्य देशों के पास तो जगजाहिर है। जापान ने भी पिछले दिनों बहुत सारा प्लूटोनियम अपने पास इकट्ठा किया, ऐसा समाचार पत्रों में प्रकाश में आया। एक नवीन स्टार्ट संधि हुई NST। यह संधि प्राग में 8 अप्रैल 2010 को मॉस्को और वाशिंगटन
के बीच संपन्न हुई। 5 फरवरी 2021 तक यह प्रभावी रहेगी। इस संधि के बारे में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया नवीन स्टार संधि में, इसे आगे 2026 तक विस्तार किए जाने का प्रावधान है। इस नए समझौते से परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। इसके तहत दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को घटाने पर राजी हुए हैं। इसके अलावा संचारों की संख्या कम करने का भी प्रयास हुआ है। इस संधि के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने समझौता समझौता विश्व को एक नए आयाम की तरफ ले जाएगा। एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन परमाणु आयुधों के संदर्भ में परमाणु आयुधों पर अंकुश लगाने के उसको नाभिकी उसको नाभिकी अ, शिखर सम्मेलन 2012 के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह करने तथा सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 26 से 27 मार्च 2015 में यह सम्मेलन संपन्न हुआ। यह ऐसा पहला सम्मेलन 2010 में अमेरिका में वाशिंगटन में भी हुआ था। तीसरा सम्मेलन 2014 में नीदरलैंड में हुआ था। सियोल सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व जो किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। 55 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में सहभाग किया था। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव, चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ शामिल थे। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष, इंटरपोल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उस समय इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, विश्व पटल पर जब यह नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन 2012 में हुआ था, उन्होंने कहा था कि परमाणु आतंकवाद तब तक बड़ा खतरा बना रहेगा जब तक आतंकवादी परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी तक अपनी पहुंच बनाने की ताक में रहेंगे। उन्होंने कहा कि परमाणु सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी गारंटी यह है कि विश्व उन हथियारों से मुक्त हो। भारत की नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2032 तक परमाणु ऊर्जा की सहायता से भारत 62,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन चाहता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के नियमों का पालन करता है तथा परमाणु अप्रसार उद्देश्यों को पूरा करने की योग्यता रखता है। इसलिए उसे अब विशिष्ट परमाणु क्लब का सदस्य बनाया जाना चाहिए। जिन 4 परमाणु क्लबों में भारत की सदस्यता की वकालत प्रधानमंत्री ने की अपने वक्तव्य में, उनमें नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह एनएससी, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन, वार्नियर अरेंजमेंट व ऑस्ट्रेलिया ग्रुप शामिल हैं। नाभिकीय सुरक्षा के लिए चिन्हित प्राथमिकता वाले सभी 11 क्षेत्रों के लिए आगे की कार्य योजना निर्धारण पर भी इस सम्मेलन में चर्चा हुई। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ये जितने भी प्रयास विश्व पटल पर दिखाई पड़ते हैं, सीटीबीटी हो, पीटीबीटी हो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो, साल्ट 1, साल्ट 2, रासायनिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जब हम विश्व के हालात पर गौर करते हैं तो बड़ी अजीब सी स्थिति दिखाई पड़ती है। शस्त्र नियंत्रण की जो अवधारणा आई या निशस्त्रीकरण की जो अवधारणा आई,
इस पे जब हम पूरा दृष्टिपात करते हैं तो बड़ा अजीब सी स्थिति होती है। अजीब सी स्थिति ये होती है कि ये संधियां अस्तित्व में आने का आधार क्या है। इतने सारे सम्मेलन, इतनी सारी शिखर वार्ताएं, और उसके बाद भी परिणाम शून्य। आज उत्तर कोरिया जैसा देश पूरे विश्व के समक्ष चिंता की लकीरें उत्पन्न कर देता है और पूरे विश्व के देश घबराए फिरते हैं। चैनलों में न्यूज चलती है। बड़ी विडंबना है इस प्रकार की। आज यह भी देखने में आता है कि अगर विश्व पटल पर भारत को देखा जाए और विश्व की इन महाशक्तियों को देखा जाए और इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेस का अध्ययन किया जाए तो एक बड़ा अजीब सी कंट्राडिक्टरी उभर कर दिखाई पड़ती है। जब भी विकसित देशों का प्रतिनिधि मंडल किसी भी देश में जाता है तो अगर आप दृष्टिपात करें तो यह पाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा उसके प्रतिनिधि मंडल के साथ जो लोग आते हैं वह हथियार के सौदागर आते हैं और उनका सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि किस लड़ाकू विमान को कितना उन्नत बनाया जाए, कितनी मिसाइल टेक्नोलॉजी अपडेट कर दी जाए। और इन्हीं राष्ट्रों का ये लक्ष्य होता है कि विश्व पटल पर कहीं भी शांति ना हो। तो बड़ी विडंबना है कि एक तरफ विश्व के यह शक्तिशाली देश यह चाहते हैं कि विश्व पटल पर शांति स्थापित हो और दूसरी उसके लिए बड़ी बड़ी संधियां, साल्ट वन, साल्ट टू, एनपीटी, सीटीबीटी, मतलब नाम लेते लेते थक जाइए आप। इतनी संधियां हुई और लगातार अब भी कोई ना कोई संधि सम्मेलन, न जाने कितने संगठन, नाटो, सीटो, सेंटो, मतलब G20, अभी आपका मतलब ये जितने भी ग्रुप बनते जा रहे हैं, लेकिन भय का स्तर आज विश्व पटल पर या कहीं भी कम नहीं हो रहा है। आज परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पहले विकसित देश हुआ करते थे, आज चोरी छुपे उन मुल्कों के पास हो गया है जिनके पास खाने के लाले हैं, उनके पास भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गए। तो आज ये जितनी भी संधियां हैं ये वर्तमान परिवेश में बिल्कुल निर्मूल सी दिखाई पड़ती, और इस निर्मूल होने का कारण ये है कि यह व्यवसायीकरण की होड़ है। विश्व के विकसित देश कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हथियारों की होड़ विश्व पटल पर समाप्त हो। अभी जैसे सीटीबीटी का जिक्र मैं आपके समक्ष कर रहा था, या जितनी भी संधियां हो रही थी उसमें कोई ना कोई क्लास विकसित राष्ट्र इस प्रकार का कर देते हैं कि मेरे पास तो हो लेकिन सामने वाले के पास ना। तो ये संभव विश्व पटल पर कैसे हो सकता है। आज सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है उसकी चिंता नाभ की सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह जी ने भी व्यक्त की कि टेररिज्म जिस स्तर पर हावी है, जितने मॉडर्न टेक्निक पर हावी है, इस समय साइबर टेररिज्म भी चरम पर है। आज जितनी भी गाइडेड मिसाइल हैं सब साइबर के थ्रू ऑपरेट हो रही हैं। जितने भी वेपन्स हैं सब मॉडर्न टेक्निक के दिन पे दिन बदलते चले जा रहे हैं। आज मैन टू मैन वार का लगभग विलोपन हो गया है। गुत्थिम गुत्था का युद्ध अब शायद ही भविष्य में कभी हो। रूस यूक्रेन की जब हम घटना ध्यान से देखते हैं तो कभी कभी ये मीडिया में बयान निभर के आ जाता है कि आज परमाणु हमला रसिया कर देगा यूक्रेन। हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध देखा। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी का जो परिदृश्य दिखाई पड़ता है, जबकि उस समय ना तो कोई उन्नत तकनीक थी, ना कोई हाईटेक प्रोविजन था। उस दौरान आनन फानन में जो परमाणु बम प्रक्षेपण नागासाकी और हिरोशिमा में किया,
उसका दुष्परिणाम विकिरण के रूप में आज तक वहाँ के आगामी पीढ़ी पर परिलक्षित हो रहा है। तो ये कल्पना करना कितना भयावह है। अब तो खैर केमिकल वेपन, अब तो परमाणु परीक्षण और परमाणु बम की बात तो छोड़िए, अब न्यूक्लियर वेपन की बात छोड़िए, अब तो केमिकल वेपन पर काम शुरू हो गया है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप आपने कोरोना के रूप में देख लिया। भले ही विश्व के पटल पर इस पर बहस छिड़ी और किसी कारणवश यह बहस शांत हो गई, लेकिन मेरा अपना यह मानना है कि कोरोना एक केमिकल वेपन का रूप था, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी आपदाएं आती हैं, जिसको कोरोना को प्राकृतिक आपदा भी अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया, तो प्रकृति में जितनी भी आपदा आती है तो प्रकृति को हम लोग इसीलिए माँ समान कहते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भी मानवता का हनन इस हद तक नहीं करती है कि मानवता का समूल विनाश हो जाए। अगर कोरोना कालखंड को हम ध्यान से देखें तो आज भी जो रूप दिखाई पड़ता है, वेरिएंट का खटाखट चेंज हो जाना, B2, B1, B3, B5, न जाने कितने अल्फाबेट्स नाम, जो पढ़े लिखों के लिए समझ से परे हैं, वो अनपढ़ों के लिए कितने बड़े भयावह दृश्य। ये विषाणु कैसे रूप परिलक्षित कर रहा है? क्या प्रकृति करा रही है? प्रकृति हमेशा से भारतीय परिवेश में माँ का परिदृश्य रहा है, और अनादिकाल से प्रकृति ने जब भी कोई आपदा दी है, उसका सलूशन प्रकृति ने तत्काल दिया है। बहुत समय तक प्रकृति ने कभी मानवता को नहीं सताया है। लेकिन इस कोरोना कालखंड को हम देखते हैं कि प्रकृति ने इस पर अंकुश लगाने का काम नहीं किया। इस पे लगाने का अंकुश काम किया तो वैक्सीन के रूप में देखने को मिलता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने को लेकर। यानी प्रकृति ने ना तो यह आपदा लाई और न प्रकृति ने इस पर अंकुश लगाया। यह मानव जनित आपदा थी। तो आज सभी राष्ट्रों के मध्य इतनी होड़ है कि आज न्यूक्लियर वेपन से आगे आकर केमिकल वेपन्स पर काम छिड़ गया है, जहां युद्धों के दौरान कभी भी पानी में प्रक्षेपित करके, हवा में प्रक्षेपित करके मानवता का समूल नाश कर दिया। कितना हास्यास्पद विषय विश्व पटल पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिस कोरोना कालखंड में हमको, आपको या मुझकी मानवता को टीवी या मीडिया संचार से डर लगता था। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना सभी को? जी जी। यस सर। जब हम लोग मानवता का परिदृश्य देखते थे तो थर 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 कांपते थे और कल्पना करते थे कि शायद कभी वो दिन आएगा कि हम सभी मिलकर आमने सामने, और ये आभासी दुनिया का प्रकार उसी समय डेवलप हुआ। ऐसा नहीं, पहले भी ये आभासी दुनिया थी, लेकिन कोरोना कालखंड में इसका जन्म हुआ। हम लोग उस समय कल्पना नहीं कर पाते थे कि शायद कोई बचेगा, कोई किसी से मिलेगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था मानव जनित आपदा। और सबसे हास्यास्पद विषय देखिए कि सारे राष्ट्र इसमें लगभग तबाह हो गए, और उसके बाद जैसे ही कोरोना, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी चाइना में या वेरिएंट कहीं ना कहीं प्रसार दिखाई पड़ रहा है, और भारत में भी अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कोरोना है। तो उसके तुरंत बाद ही रसिया और यूक्रेन में युद्ध छिड़ जाता है। कल्पना करिए, जहां जीवन मरण का प्रश्न है, वहां पर तत्काल युद्ध हो जाना क्या सूचित करता है कि आज विश्व की महाशक्तियां बिल्कुल भी पवित्र मन से काम नहीं कर रही, और जहां पर पवित्र मन नहीं होता है, वहां पर निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के प्रयास कितने भी कर दिए जाए, वो संभव नहीं हो पाएंगे। विश्व में मानवता नहीं आ पाए। इसीलिए विश्व की महाशक्तियों को इस पर पुनरावलोकन करना चाहिए, महती चिंतन करना चाहिए कि ये संधियों के अंबार लगाने की जगह कुछ गिनी चुनी संधियां हों। इतनी सारे संबंधियों का क्या औचित्य हो गया? ठीक है,
थोड़ा बहुत अंकुश लगा। हम ये नहीं मानते कि इन संधियां सारी की सारी निर्मूल हो गई, क्योंकि अगर निर्मूल हो जाती तो शायद धरा का विलोपन करने में, क्योंकि इतने सारे परमाणु शक्तियां सबके पास रखी हुई हैं कि अगर कोई एक भी गलती कर दे, और वो भयावह दृश्य होगा जब किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पास ये अगर आ गया। और इसकी आशंका तो अफगानिस्तान के आने से, बगल में तालिबान में जो सत्ता आ गई है अफगानिस्तान में, और उसके जस्ट पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है, और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो बड़ा भयावह स्थिति है कि जिस दिन, क्योंकि पाकिस्तान की जो सुरक्षात्मक व्यवस्था है ये किसी से छिपी नहीं है कि वहाँ किस तरीके के लोग हैं और कितने देशभक्त लोग हैं। तो बड़ा भयावह दृश्य है। तो अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि संधियाँ हुई, उनसे अंकुश लगा है, लेकिन अब विश्व जिस रास्ते पर विश्व के राष्ट्र जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूल महाशक्तियाँ कर रही हैं। और वो महाशक्तियाँ सिर्फ स्वार्थ लाभ के लिए, व्यवसाय के लिए ये चूक कर रही हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि वो कालिदास के तरीके जिस डाल पर बैठी हैं उस डाल को काट रही हैं, क्योंकि सारे विश्व ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जब यूक्रेन में युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग ये चर्चा करने लगे कि यूक्रेन में युद्ध की परिचर्चा हम क्यों करें, हमारे ऊपर क्यों प्रभाव पड़ रहा है। तो लॉजिक ये निकल के आया कि हम जितनी भी चिपें इस्तेमाल करते हैं वो सारी चिपें भारत में बनती नहीं, सबसे ज़्यादा उसका जो निर्माता है वो यूक्रेन है। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। इसके बाद गेहूं उत्पादक देशों में तीसरे नंबर पर यूक्रेन सप्लायर है। तो इस तरीके सारे विश्व के हितार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर विश्व की महाशक्तियां यह परिकल्पना कर रही हैं कि हमारी सामंतवादी शासन हमेशा बना रहेगा और दूसरा खत्म हो जाएगा, तो आज ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए विश्व की महाशक्तियों को एक बार पूर्व पुनरावलोकन करना चाहिए, और पवित्र मन से, क्योंकि अब दौर न्यूक्लियर वेपन का भी नहीं रहा है। आने वाला समय, साइबर टेररिज्म तो आ ही गया था, उसके साइबर टेररिज्म से तो जो भयावह दृश्य विश्व परिदृश्य में चल रहा है वो तो अप्रत्यक्ष है ही है, प्रत्यक्ष भी है लोगों के साथ जो हो रहा है। लेकिन अब जो केमिकल वेपन, पहले रूस मिस्र यूनान के युद्धों में इसका जिक्र होता था कि नदियों में मिला दिया जाता था विषैले रसायन, या किसी को विषैला रसायन दे के मार दिया जाता था। लेकिन इन कालखंडों में कभी केमिकल वेपन का उपयोग इस तरीके होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि अब विश्व की महाशक्तियों ने ये एहसास किया कि हम एक छोटे से वेपन्स के द्वारा विश्व की व्यवस्था हैंग कर सकते हैं। आज टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी विश्व पटल पर बड़े ध्यान से ये देख रहे हैं कि एक छोटी से वेपन्स के द्वारा हम किस तरीके पूरी व्यवस्था, क्योंकि ये कोरोना कालखंड में हम सभी सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस के द्वारा पूरी सत्ता कैसे नियंत्रित करी जा सकती है। ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड हम मान सकते हैं, अगर आकाश को छोड़ दें और धरा को छोड़ दें, तो जो बीच में जितनी भी सत्ताएं हैं, हमें लगता है कोरोना कालखंड में कौन ऐसा नहीं था जो प्रतिबंधित नहीं हो गया। सांस लेना भी उस समय भगवान भरोसे था, पानी पीना भगवान भरोसे था, लोगों से मिलना भगवान। तो ये एक वायरस की देन थी, और वायरस क्या है ये आप सभी जानते हैं। तो इस लेक्चर की समाप्ति पे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत, चाहे सीटीबीटी हो, चाहे पीटीबीटी हो, चाहे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हो, सबका लक्ष्य जरूर शांति स्थापना है, लेकिन इसमें पवित्र मन बहुत आवश्यक है। अगर पवित्र मन से इस पर विश्व की महाशक्तियां काम करेंगी तो वो लोग अन्य राष्ट्रों के लिए, विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रेरणा बनेंगी, और विश्व में एक शांति का वातावरण स्थापित हो पाएगा। अब किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है हमें। सत्येंद्र जी, अखिलेश जी, संजीव जी, जी सर। मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, जी जी सर। यस सर। मेरा आपके मन में कोई जिज्ञासा? नो सर, थैंक यू। मोस्टली जो आपने बताया सर, बड़े अच्छी तरीके से विस्तार से बताया, समझ में भी आया। क्लियरली था।
इसको देखो, आप सभी लोग सैन्य विज्ञान के छात्र हैं और निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। मेरा जो उद्बोधन था, टेक्निकल बताना तो एक पक्ष था, लेकिन जो व्यवहारिक रूप है आज वो समझने की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि टेक्निकल रूप तो हम सभी जान रहे हैं कि ये आयोग बन रहा है, वो आयोग, लेकिन इसका लब्बो लुआब क्या है। तो आज सब पढ़े लिखे, हमने कहा कि एक छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर आप गलती कर रहे हो, उसको मना कर रहे हो, तो वो आधुनिक युग में आपको टोक देता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये विश्व की महाशक्तियां जो इतनी संधियों में प्रावधान रखती हैं कि मैं करूंगा आप नहीं करेंगे, इससे विश्व में शांति की स्थापना तो हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए पवित्र मन से आएगा कि हम भी, अगर किसी को गुड़ खाने की आदत छुड़वानी है तो स्वयं भी गुड़ से परहेज करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो फिर वो जो अपने शास्त्रों में एक परिकल्पना की गई है कि धरती का प्रलय, प्रलय शब्द की, और अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो अपना जो अभी उत्तराखंड की घटना दिखाई जा रही है, ये अति उत्साह यस सर। का परिणाम। अति उत्साह अगर देखना है तो आप देखिए कि आज कितना बड़ा शहर धराशायी होने जा रहा है। ये अति उत्साह का परिणाम था, किसी ने किसी की नहीं सुनी। उसका जो कल ड्राफ्ट दिखा रहे थे कि सन 97 में ही वहाँ के डीएम ने ये घोषणा कर दी थी कि ये शहर ढह जाएगा अगर आपने इससे छेड़छाड़ की। 97 से लेकर आज इसी मिश्रा 2022 तक। कमेटी। हाँ, मिश्रा कमेटी। तो आज नहीं ध्यान दिया, और आज वहाँ पे इतने विकास की होड़ हुई कि आज देखिए उसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर सच को स्वीकार करने में देर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सच जो होता है वो सच होता है। 10 साल बाद अगर आप उसी सच को स्वीकार करते हैं तो ठीक है, सच को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो 10 सालों का कालखंड आपका स्वर्णिम चला गया, वो आप कहाँ से लाओगे। तो सच को सच तत्काल मानने में भलाई है, जो विश्व की महाशक्तियां इस समय नहीं कर रही हैं। और मानवता के लिए कितना बड़ा विनाश का तांडव होगा, ये हम सभी के समझ है। क्यों मिश्रा जी, सही है। जी जी। हम्म। लेकिन आदमी जी मानेगा नहीं सर। बिल्कुल। नहीं, देखो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो शुरुआत होगी, क्योंकि विनाश और सृजन, अगर हम अपने वेदों पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करें, जिस भी धर्मशास्त्र का अध्ययन करें, तो विनाश और सृजन की श्रृंखला चलती रही है। तो नहीं मानेगा तो अभी कोरोना में तो आपने नजदीक से देख लिया विनाश और सृजन। लेकिन सही बात है, मानो नहीं माना तो रूस यूक्रेन की घटना सामने दिख रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि ईश्वर को मानो या ना मानो, लेकिन एक चीज तो यह माननी चाहिए कि कोई ऐसी पराशक्ति है जो सुबेरा करती है, और कोई ऐसी पराशक्ति है जो शाम करती है। उसका नाम हम किसी भी रूप में लें, तो परासक्ता है। और आज हम सभी लोग अगर आमने सामने आज अ, आभासी दुनिया से बाहर बैठे, तो उस परासक्ता की ही देन है, लेकिन तो मानव ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जी जी। तो आज ये लेक्चर समाप्त किया जाए। जी बिल्कुल। हम जी लोग सर। आगे किसी लेक्चर में फिर भेंट करेंगे। जी सर इस लेक्चर का कोई नोट्स वगैरह या पीडीएफ में मिल जाए तो हाँ बेहतर हाँ, रहता। जरूर स्वागत है, कभी भी आप ले जा जाइए। हम लोग मिल के, ये तो एक कक्षा का दौर है, ये समाप्त नहीं, आगे भी इस तरीके की कक्षाओं में भेंट होगी। अब नहीं तो सर। हम लोग आभासी दुनिया के बाहर भी भेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप सभी का तो आगमन हुआ ही है। तो नहीं कभी सर, भी आप, हम लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप। आप उसमें सेंड कर देते तो हमें जो है रिवीजन उसमें करने में आप काफी आसानी उसमें आप हमें ऐड कर लीजिएगा, तो हम आप नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी आप ठीक जब भी ऑफलाइन चाहिए आ जाइए कॉलेज में फ़ोन करके, हमारे से जितना भी कॉपरेशन होगा लीजिए आप लोग। बिल्कुल। ओके सर। ओके, ठीक है, जी मीटिंग जी सर, समाप्त। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर, ओके। प्रणाम। ओके भैया, नमस्कार नमस्कार।
मीटिंग जो ऑपरेट कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि अब मीटिंग समाप्त कर दी जाए। हेलो। चलिए, देखो सब खत्म हो गया। देखो मीटिंग खत्म हो गई। हाँ, सब तो लीव कर गया। सब लीव कर गया। कोई नहीं है। बंद कर।